चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंट्रोल। हम अभी हमारा मॉनिटरिंग खत्म हो गया है। हम कंट्रोल के बारे में आज अभी स्टार्ट कर देंगे। अभी कंट्रोल क्या है, किसे कहेंगी कंट्रोल? तो देखो, कंट्रोल मीन्स चेकिंग वेदर द वर्क इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द प्लान्स एंड टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन इफ नीडेड। कंट्रोल किसे कहा जाता है? जो भी हमने एक्शन प्लान बनाया है कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, वो आपने उस प्लान के हिसाब से वर्क किया है या नहीं, और अगर किया है तो वो एक्शन प्लान करेक्टिव वे में फॉलो हुआ है या नहीं, और इफ देयर इज एनी रॉन्ग तो उसके लिए कुछ करेक्टिव एक्शन की जरूरत है या नहीं, ये देखने के लिए अपने को कंट्रोल, ये देखना इज नथिंग बट व्हाट इज इट कंट्रोल। अभी ये क्या क्या इंश्योर करता है रे? ये कंट्रोल क्या क्या इंश्योर करता है? इंश्योर दैट एक्टिविटीज आर मूविंग टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो वो सारी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के टुवर्ड्स ही जा रही है या नहीं। दूसरा, जितने भी मिस्टेक्स हो रहे हैं एक्टिविटीज परफॉर्म करते टाइम वो करेक्ट हो रहे हैं या नहीं, और जितने भी रिसोर्सेस यूटिलाइज हो रहे हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं, ये सारा कंट्रोल आपको इंश्योर करता है। तो बेसिकली कंट्रोल मीन्स क्या है? बेसिकली कंट्रोल इज नथिंग बट कंपेयरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद योर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एंड इफ देर इज एनी डेविएशन, मतलब अगर कुछ उसमें कम ज्यादा होता है या तो फिर चेंजेस आते हैं तो उसको करेक्ट करना इज नथिंग बट व्हाट इज नथिंग बट कंट्रोल। अभी डेफिनेशंस दिए कंट्रोल के। तो रॉबर्ट एंड एंथोनी के हिसाब से कंट्रोल क्या एक प्रोसेस है जिससे मैनेजर ये इंश्योर करता है कि जो भी रिसोर्सेस वो यूज कर रहे हैं वो रिसोर्सेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं। ये प्रोसेस को इंश्योर करना, ये प्रोसेस के थ्रू इंश्योर करना, इसका ही मतलब कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। बाद में विलियम हैनेस एंड जोसेफ मैसी ने कंट्रोल के बारे में क्या कहा गया है कि वो कहते हैं कंट्रोल इज अ गाइड, कंट्रोल गाइड्स एक्टिविटी टुवर्ड्स अ प्री डिटरमाइंड गोल। कंट्रोल क्या करता है रे? एक्टिविटीज को गाइड करता है उस प्री डिटरमाइंड गोल को, मतलब जो पहले से आपने डिसाइड किए वाले गोल है उनको अचीव करने में हेल्प करता है। हर्नॉल कोड्स एंड सीरियल ओ डोनेल क्या कहता है कंट्रोल्स में क्या इन्वॉल्व होता है रे? परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है अगेंस्ट स्टैंडर्ड एंड करेक्टिंग द डेविएशन। कंट्रोल में क्या होता है? बेसिकली आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो आपने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है उससे कंपेयर किया जाता है, उसके साथ मेजर किया जाता है, और अगर कुछ डेविएशंस आते हैं तो वो करेक्ट किए जाते हैं। तो सिंपल एग्जांपल देखो कंट्रोल का। सपोज फैक्ट्री प्लान्स टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट इन अ 1 वीक। देखो, एक फैक्ट्री एक वीक में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने का सोच रही है, तो एट द एंड ऑफ द वीक क्या हुआ? 800 यूनिट का ही प्रोडक्शन हो पाया। तो मैनेजर कंपेयर करेगा कि प्लान कितना किया था 1000 यूनिट का, और एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ रे? 800 यूनिट का आउटपुट हो पाया। तो इसमें डेविएशन कितने यूनिट्स का बना है? 200 यूनिट कम प्रोड्यूस हुए। तो नाउ मैनेजर क्या करेगा रे? इन्वेस्टिगेट करेगा क्या रीजंस की कम क्यों हुआ प्रोडक्शन। उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? मशीन ब्रेकडाउन हो सकता है, या तो फिर वर्कर का शॉर्टेज हो सकता है, या तो फिर रॉ मटेरियल का ही शॉर्टेज है। ये चीजें भी हो सकती है। अभी ये फॉर एग्जांपल ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये रीजन पता चले कि मशीन ब्रेकडाउन हो गई थी, वर्कर कम थे, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज था। तो अभी करेक्टिव एक्शंस क्या लेगा इसके लिए? वो मशीनरी को रिपेयर करवा के लेगा टाइम से, वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, और सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल भी इससे क्या होगा? इंप्रूव होगा। तो ये पूरे प्रोसेस को ही आप क्या कहेंगे रे? कंट्रोल कहेंगे। तो अभी रिलेशनशिप देखना है हमें प्लानिंग एंड कंट्रोल के बीच का। दोनों भी बहुत क्लोजली रिलेटेड है। प्लानिंग क्या बताती है हमें? व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। और कंट्रोल क्या बताता है रे? चेक वेदर इट इज एक्चुअली बीइंग डन। और प्लानिंग बताता है कि क्या करना चाहिए, और कंट्रोल ये बताता है कि आपने सही में वो चीजें की या नहीं। सो विदाउट प्लानिंग देर इज नो स्टैंडर्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस। तो प्लानिंग होना भी उसके लिए जरूरी है, क्योंकि उससे क्या बन क्रिएट करते हैं अपन? स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं। और वो स्टैंडर्ड किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। विदाउट कंट्रोल, अगर कंट्रोल ही नहीं है तो प्लानिंग किसके ऊपर रहेगी? ओनली ऑन अ पेपर पे रहेगी। सो प्लानिंग एंड कंट्रोल दोनों भी एक साथ वर्क करते हैं। अभी इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोल का? पहला तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। तो प्लानिंग, तो कंट्रोल क्या करेगा रे? वर्क जो भी काम हो रहा है वो राइट डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में हो रहा है नहीं, ये चेक करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कंट्रोल काम आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, सेल्स मैनेजर्स ने मंथली टारगेट चेक किए कि मंथली टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं, ये कौन चेक करेगा रे? सेल्स मैनेजर करेगा। बाद में मिस्टेक्स एंड डेविएशन को डिटेक्ट करने में आपको कंट्रोल हेल्प करेगा। ओके, अर्ली प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो सकेंगे कंट्रोलिंग के वजह से। एग्जांपल देखो, अ कंपनी नोटिस अ पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी थ्रू द क्वालिटी कंट्रोल चेक। अगर आपका
प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर पुअर बन रही है, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप उसको क्वालिटी कंट्रोल चेक्स के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाद में आता है इम्प्रूव इफिशियंसी। बाद में कंट्रोल क्या इंश्योर करता है, प्रॉपर रिसोर्सेस लाइक अ टाइम मनी एंड लेबर। सो इसके वजह से क्या होता है रे, इफिशिएंसी मेंटेन होने में मदद होती है। जैसे एग्जांपल देखो, देखो होटल मॉनिटर्स इलेक्ट्रिसिटी यूसेज टू रिड्यूस द वेस्टेज। कोई भी एक आधा होटल अगर चलाने वाला बंदा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी यूसेज के ऊपर ध्यान देगा, कंट्रोल रखेगा, जिससे क्या होगा रे, वेस्टेज रिड्यूस होने में मदद हो जाएगी। बाद में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओके, मैनेजर्स गेट्स यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के जरिए मैनेजर को यूजफुल इंफॉर्मेशन रिसीव हो सकती है। जैसे एग्जांपल देखो, अ शॉप ओनर स्टडीज द सेल रिपोर्ट बिफोर ऑर्डरिंग अ न्यू स्टॉक। अगर कोई न्यू स्टॉक अगर आपको ऑर्डर करना है, तो उसके पहले सेल्स क्या, शॉप ओनर क्या करेगा, सेल्स रिपोर्ट क्या करेगा आपका, स्टडी करेगा, सो दैट नया नया स्टॉक ऑर्डर करना है नहीं, उसके ऊपर से उसको वो पता चल जाएगा। बाद में कंट्रोल से डिसिप्लिन बनता है। ओके, एम्प्लॉयज वर्क केयरफुली व्हेन प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट। अगर आपके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल है, तो आप काम भी बहुत सही तरीके से करोगे। जैसे आपका अटेंडेंस मॉनिटरिंग होगा, इससे क्या होगा, आपको पता है आपका अटेंडेंस हर रोज लिया जाता है, हर रोज आपके अटेंडेंस के ऊपर मॉनिटरिंग है। तो आप पंक्चुअलिटी रहेगी वर्कर्स के बीच में, लोग टाइम पे काम पे आएंगे, टाइम पे काम खत्म करेंगे। बेटर परफॉर्मेंस के लिए इनकरेज करता है कंट्रोल। ओके, सो एम्प्लॉय हमेशा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं अगर उनके ऊपर प्रॉपर चेक रहा, रेगुलरली चेक रहा तो। एग्जाम्पल देखो, रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यूज मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू वर्क इफिशिएंटली। अगर एम्प्लॉयज को पता है कि हमेशा रिव्यू लिया जाता है, रेगुलर परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, तो वो हमेशा ही वर्क इफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे और उससे मोटिवेटेड भी रहेंगे। अभी जैसे हमने बाकी की सारी प्रोसेस देखी मॉनिटरिंग में वगैरह, कोलैबोरेशन में, सेम प्रकार से कंट्रोल में भी एक प्रोसेस फॉलो की जाती है। उसमें 4 स्टेप्स है। पहला क्या रहे, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड। पहले तो क्या सेट करना रहे, स्टैंडर्ड या तो फिर टारगेट से सेट करना, जिसके ऊपर परफॉर्मेंस को आगे जाके क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। अब इस स्टैंडर्ड किस किस से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड हो सकता है, सेल्स स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा सकते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए जा सकते हैं, कॉस्ट स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे, या तो फिर टाइम स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल देखो, कंपनी सेट अ टारगेट ऑफ सेलिंग 5,000 प्रोडक्ट इन अ 1 मंथ। ये प्रोडक्शन टारगेट हो गया। ओके, कंपनी ने क्या टारगेट सेट किया रहे, कि वो 5,000 यूनिट्स सेल करेंगे प्रोडक्ट का 1 महीने में। तो ये प्रोडक्शन वालों के लिए भी टारगेट हो गया, सेल्स वालों के लिए भी टारगेट हो गया। क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको सेल करने हैं। तो बेसिकली दिस कम अंडर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए, और दूसरा फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए। बाद में इससे सेकंड स्टेप आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक बार स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया, फिर वो स्टैंडर्ड को कंपेयर करना है आपको आपके एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस के साथ। जैसे एग्जांपल देखो, कंपनी चेक्स द एक्चुअल सेल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। कंपनी क्या करेगी, फिर स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया, टारगेट सेट करे कि 5,000 यूनिट बनाना है 1 महीने में। तो फिर कंपनी क्या होगी, ये महीना खत्म होते होते देखेंगे कितने यूनिट्स बने और कितने सेल हुए। तो एक्चुअल सेल सपोज 4,200 यूनिट का ही हुआ। कंपनी ने क्या टारगेट किया था, 5,000 यूनिट्स को सेल करेंगे ये मंथ में। और एक्चुअल सेल्स कितना हो पाया, यूनिट्स का 4,200 प्रोडक्ट ही सेल हो पाए। जिसके वजह से आपको ये पता चलेगा मैनेजर को कि कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। फिर अभी क्या करना है, तीसरा स्टेप आता है कंपेयरिंग एक्चुअल स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। अभी आपने आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, आपका एक्चुअल जो रिजल्ट है, जो आपने प्लान स्टैंडर्ड प्लान सेट किया है, उसके साथ आप कंपेयर करके देखोगे। जैसे आपका टारगेट था 5,000 यूनिट सेल करने का, बट एक्चुअली आपने 4,200 यूनिट सेल कर पाए। तो डिफरेंस 800 यूनिट का है आपका। सो ये डेविएशन क्रिएट हुआ, ये डिफरेंस मतलब क्या, डेविएशन क्रिएट हुआ। अब ये छोटा डिफरेंस है, ज्यादा यूनिट्स का नहीं है, तो कभी एक्सेप्ट होगा। बट अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, तो उसके लिए आपको कुछ एक्शन प्लान लेना पड़ेगा। फिर अगर 800 यूनिट छोटा क्वांटिटी, समटाइम्स छोटे छोटे क्वांटिटी एक्सेप्टेबल होते हैं डेविएशन के, पर बड़े क्वांटिटी के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्शन लेना जरूरी है। चौथा स्टेप वही है, टेकिंग करेक्ट एक्शन। अगर परफॉर्मेंस आपका स्टैंडर्ड से मीट नहीं कर पाया, तो मैनेजर्स को क्या लेना पड़ेगा रे, करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। अभी इसमें करेक्टिव मेजर्स में कौन कौन से मेजर्स आएंगे, कौन कौन से एक्शन रहेंगे, तो पहला सुपरविजन इंप्रूव करेंगे, ट्रेनिंग देंगे एम्प्लॉयज को, वर्क मेथड को चेंज किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा वर्कर को, और स्टैंडर्ड्स को फिर से रिवाइज किया जाएगा। तो ये एक्शंस
ये करेक्टिव एक्शंस आप ले सकते हो टू मीट द डेविएशंस। अभी उसका एग्जांपल देखो, इफ सेल्स आर लो, अगर सेल कम है आपके कंपनी का, देन द कंपनी में क्या कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा सकता है। ओके, सेल ट्रेनिंग देगा सेल्समैन को आपकी कंपनी की, या तो फिर प्राइसेस रिड्यूस कर देगा कंपोनेंट के, सो दैट इससे आपका सेल इंक्रीज होने में मदद होगी। अभी नेक्स्ट आता है डेविएशन। डिफरेंसेस क्यों आते हैं, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में जो डिफरेंसेस आते हैं वो डिफरेंसेस के भी टाइप्स है। तो पहला आता है निगेटिव डेविएशन। इसमें क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। आपका जो परफॉर्मेंस होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड के सेट किया है उससे भी क्या होता है रे, लो होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्शन टारगेट, मतलब आपका स्टैंडर्ड सेट हुआ है 1000 यूनिट्स का, बट एक्चुअल प्रोडक्शन आपने कितना किया, 700 यूनिट्स का। सो इसके लिए मैनेजर को फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, 300 यूनिट कम क्यों प्रोड्यूस हुए, उसका कॉस्ट पता करना पड़ेगा और उसको करेक्ट भी करना पड़ेगा। ये हो गया निगेटिव डेविएशन। दूसरा आता है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि एक्चुअल से आप बहुत, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है वो स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा हाई होता है। मतलब आप स्टैंडर्ड एक सेट करते हैं और एक्चुअली कुछ अलग ही परफॉर्म होता है। सो जैसे कि सेल्स टारगेट, फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट 1 लाख यूनिट सेल करने का था, बट एक्चुअल में 1.5 लाख यूनिट आपने सेल किए। बट अभी इससे ये पता चलता है कि ये अच्छा है, मतलब स्टैंडर्ड से ज्यादा आपने एक्चुअल में ज्यादा सेल्स किया, बट समटाइम्स इट मींस द स्टैंडर्ड्स वेर फिक्स टू लो। कभी कभी फिर ऐसा हो जाता है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था वही बहुत ज्यादा कम है, सो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड को फिर से रिवीजन करना जरूरी है। सो आगे देखो, करेक्टिव एक्शंस इन द कंट्रोल। देखो, मैनेजर में टेक्स सेवरल करेक्टिव एक्शंस मेजर्स सच एज, फिर अभी आपको पता चला कि 1.5 लाख यूनिट सेल कर दी, इसका मतलब हमने स्टैंडर्ड बहुत ही लो रखा था, हमें इसको अभी रिवाइज करना पड़ेगा। तो फिर इस केस में मैनेजर क्या क्या करेगा, स्टैंडर्ड को रीसेट करेगा, फिर से अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, रीअलोकेशन करेगा ड्यूटीज का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं, मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया जाएगी वर्कर्स को उससे रिलेटेड, सुपरविजन इंप्रूव होगा, और सिलेक्टिंग बेटर एम्प्लॉयज, और अच्छे एम्प्लॉयज का सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीजें जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हो तो फिर एक्शन को कंट्रोल करते हो, करेक्टिव एक्शन को कंट्रोल करते हो, तो वो सारी चीजें आपको पता चलती है। अभी सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम कंट्रोल का। कंट्रोल किसे कहेंगे, सपोज इमेजिन अ टीचर सेट अ टारगेट द स्टूडेंट शुड स्कोर एटलीस्ट 70% इन एग्जाम। जैसे अपने टीच वेल में ही अगर आपको नदीम सर ने कहा कि आपको कम से कम 70% तो लानी है एग्जाम में, आफ्टर एग्जाम क्या हुआ, मेनी स्टूडेंट स्कोर बिलो 70%। फॉर एग्जाम्पल ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये कोई रियल सिचुएशन नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने 70% से नीचे स्कोर लाया। सो फिर टीचर क्या करेगा, रीजन चेक करेगा, एक्स्ट्रा कोचिंग देगा, कम क्यों आए इसके लिए मार्क्स, टीचिंग मेथड को चेंज कर सकता है, और रिवीजन क्लासेस को कंडक्ट कर सकता है। इससे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, इसके ऊपर से आपको पता चलेगा। अभी कंक्लूजन है वो आपके लिए है, आप आपके रिवीजन पर्पज के लिए वो आप देख लो। बाद में आता है कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग वेदर द वर्क इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ नीडेड। ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर दिया है। सो मैनेजर कैन नॉट कंट्रोल एवरी स्मॉल एक्टिविटी इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, तो उसमें मैनेजर हर छोटी मोटी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो क्या करते रहे, कुछ सिलेक्टेड एरिया के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो सिलेक्टेड एरिया के ऊपर जो फोकस करते हैं ना, उसको दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। पहला आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा आता है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। ओके, तो सारे एरिया दो इस चीजों में डिवाइड होके, अभी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल किसे कहते हैं, देखो, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मींस फोकसिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज और एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को क्या कहा जाता है, ऐसे एरियाज या तो फिर ऐसी एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होगी जो क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज इंपॉर्टेंट एरिया कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट एरिया को क्या कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट, की एरिया रिजल्ट और की सक्सेस फैक्टर कहा जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इन अ स्मॉल बिजनेस मैनेजर में चेक एवरी एक्टिविटी क्लोजली। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो मैनेजर क्या करेगा, हर एक एक्टिविटी को एकदम माइन्यूटली चेक करेगा। बट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग एवरीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, कॉस्टली एंड अननेसेसरी। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है, कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कॉस्टली भी हो जाता है और अननेसेसरी, उसकी जरूरत नहीं रहती। So the manager identify only those areas which are strongly affect the organization success. तो फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैनेजर ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करता है जहां पे जो एरियाज ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को सबसे ज्यादा हैम्पर करेंगे।
ओके, इफ दिस एरिया वर्क प्रॉपरली द और होल ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू वर्क वेल। अगर ये एरिया ने अच्छा काम कर दिया तो इसका ऐसा माना जाता है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है। इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए रेस्टोरेंट ओनर कैन नॉट सुपरवाइज एवरी एम्प्लॉय ऑल द टाइम। देखो सुपरवाइजर है, सॉरी, ओनर एक रेस्टोरेंट का, तो सुपरवाइज नहीं कर सकता हर एक एम्प्लॉयज को हर बार। सो ही फोकसेस ऑन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ही क्या करेगा रे, फोकस करेगा, जैसे फूड क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, क्लीनलीनेस, डेली कैश कलेक्शन। अगर ये ऊपर वाले दिए वाले प्रॉब्लम्स जो है, ओके, इसमें अगर कुछ नहीं है तो फिर वो क्या कहेगा कि हाँ अपना रेस्टोरेंट अच्छा खासा चल रहा है। सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स बिकॉज द प्रॉब्लम इन दिस एरिया कैन बैडली अफेक्ट द रेस्टोरेंट सक्सेस। ये ऊपर दिए वाले जो चार एरिया है वो ही किसी एक रेस्टोरेंट के लिए क्या रहे, वो एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये क्या करेगा, रेस्टोरेंट के रेपुटेशन को, सक्सेस को बहुत बैडली हैम्पर कर सकता है। सो फिर एक रेस्टोरेंट ओनर क्या करेगा, फोकस करेगा ये चारों एक्टिविटी के ऊपर। ये चारों एक्टिविटी अगर अच्छे से चल रही है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो वो कह सकता है कि रेस्टोरेंट मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। और एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इन अ फैक्ट्री मशीन मेंटेनेंस में भी अ क्रिटिकल पॉइंट। देखो किसी भी फैक्ट्री में, जो बिजनेस फैक्ट्री में मशीन ओरिएंटेड बिजनेस है, जहाँ पे मैक्सिमम 90% वर्क मशीन पे होता है, वहां पे मशीन मेंटेनेंस बहुत क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। इफ मशीन स्टॉप वर्किंग प्रोडक्शन विल स्टॉप। तो फिर ऐसी कंपनी में क्या हो जाता है, मशीन अगर बंद गई पड़ गई तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे होता है, प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, मैनेजर्स क्लोजली मॉनिटर करते हैं मशीन के परफॉर्मेंस को। तो फिर कंट्रोल बिठाते टाइम वो क्या करेंगे रे, मशीन के परफॉर्मेंस के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो सारी चीजें फोकस ना करके वो क्या करेंगे, खाली एक पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स से पकड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और उसी के ऊपर ही क्या किया जाएगा, सारा फोकस किया जाएगा। अभी इसके एडवांटेजेस क्या है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के, ये टाइम एंड एफर्ट्स को सेव करता है, मैनेजर को हेल्प करता है इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर फोकस करने के लिए, इंप्रूव करता है इफिशियंसी को, और मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स को ये प्रिवेंट करके चलता है। अभी इसका दूसरा टाइप है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इसे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल कैसे बिठाया जाता है, देखो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन मींस मैनेजर पे अटेंशन ओनली टू मेजर और अनयूजुअल डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स और द प्लान्स। मैनेजर क्या करेगा इस केस में, ऐसे ही एरियाज के ऊपर फोकस करेगा जहां पे बहुत ज्यादा, या तो फिर अनयूजुअल मतलब जो हमेशा नहीं होते, ऐसे डेविएशंस के ऊपर क्या करेगा मैनेजर, फोकस करेगा, जो कहाँ पे मेंशन किए गए आपके स्टैंडर्ड्स है तो फिर प्लान में मेंशन किए हैं। माइनर मिस्टेक्स और स्मॉल डेविएशंस आर इग्नोर बिकॉज दे डू नॉट सीरियसली अफेक्ट द परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो माइनर डिफेक्ट्स या तो फिर स्मॉल स्मॉल डेविएशन, उसको कंप्लीटली इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के ऊपर। सो मैनेजर्स बिकम इन्वॉल्व ओनली व्हेन समथिंग गोज सीरियसली रॉन्ग। अगर बहुत ज्यादा कुछ हेवी डेविएशंस क्रिएट होता है तो फिर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है कि जो इसके पहले कभी नहीं हुई, ऐसी एक्टिविटी हुई, तभी मैनेजर क्या हो जाता है, उस केस में इन्वॉल्व हो जाता है। द आइडिया इज नो न्यूज इज गुड न्यूज। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट का आइडिया ही है मैनेजर बाय एक्सेप्शन में, ये है कि कौन सी भी गुड न्यूज हमेशा गुड न्यूज नहीं हो सकती। मतलब इफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स मैनेजर नीड नॉट टू इंटरफेयर। अगर एम्प्लॉय उनके हद में काम कर रहे हैं, उनके लिमिट्स में काम कर रहे हैं, तो मैनेजर को इंटरफेयर करने की कोई भी चीज में जरूरत नहीं होती। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कंपनी सेट अ टारगेट दैट मंथली सेट शुड बी 10 लाख रुपीज, 10 लाख। कंपनी का एक टारगेट है कि उसको मंथली सेल कितना कर रहा है, 10 लाख रुपए का मंथली सेल होना चाहिए, कंपनी ने टारगेट सेट कर दिया। बट एक्चुअल में कितना का हुआ, 9.9 लाख का हुआ। तो डिफरेंस छोटा है, सो एक्शन लेने की कुछ जरूरत नहीं है। 10,000 से सेल कम हो गया, सो जरूरत नहीं। बट इफ सेल फॉल्स टू 6 लाख, अगर 6 लाख का सेल होता है, मतलब 4 लाख कम हो रहा है ना आपका, इट बिकम्स अ मेजर डेविएशन। इसे क्या कहा जाता है, मेजर डेविएशन कहा जाता है। देन द मैनेजर्स इन्वेस्टिगेट द रीजन एंड टेक अ करेक्ट एक्शन। अगर इतना बड़ा फर्क हो रहा है तो जरूर मैनेजर को इस केस में आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि इसका रीजन क्या हो सकता है इतना कम सेल होने का, और उसका रीजन ढूंढ के उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। और एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अ स्कूल प्रिंसिपल मे नॉट इंटरफेयर इफ अटेंडेंस फॉल बाय 1% और 2%। एक स्कूल का प्रिंसिपल
ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा अगर 1-2% से अटेंडेंस कम होती है। जनरली मतलब सीजन चेंज होता है, या तो फिर छुट्टियों के दिन नजदीक आने लगते हैं वगैरह, या तो फिर कोई त्योहार का दिन, फेस्टिवल के सीजन्स रहते हैं, उस केस में बच्चों का अटेंडेंस थोड़ा बहुत कम रहता है, 1-2 टक्के से अटेंडेंस नीचे आ जाता है। बट इफ अटेंडेंस सडनली ड्रॉप बाय 20%, इमीडिएट एक्शन इज टू बी टेकन। देखो, अगर अटेंडेंस एकदम से 20% से ड्रॉप हो गया, तो उस केस में प्रिंसिपल का इंटरफेरेंस होना और उससे रिलेटेड एक्शन लेना कंपलसरी हो जाता है। तो देखो, अभी इसके एडवांटेजेस क्या है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन के। तो मैनेजर का टाइम बच जाता है इसमें, सारे एरियाज के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, सीरियस इशू के ऊपर ही फोकस किया जाएगा मैनेजर के प्रति। अननेसेसरी इंटरफेरेंस कम हो जाएगा एक्टिविटीज में, और डिसीजन मेकिंग की इफिशिएंसी भी इससे इंप्रूव होने में मदद हो जाएगी। इसके लिमिटेशंस देखो, समटाइम्स स्मॉल प्रॉब्लम में ग्रो इनटू द लार्ज प्रॉब्लम इफ इग्नोर्ड फॉर टू लॉन्ग। अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर बहुत समय के लिए अगर इग्नोर हो गए, तो इसका ये एक हैम्पर हो सकता है कि वो स्मॉल प्रॉब्लम बाद में बड़े हो सकते हैं। तो ये एक इसका लिमिटेशन है, या तो फिर हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं किसका, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन का। इसको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी कहा जाता है, एमसीक्यू के लिए शायद पूछा जा सकते हैं। इसका डिफरेंस बिटवीन लिया है, देख दिया है, और कंक्लूजन भी दिया है, वो आप एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लो रिवीजन के टाइम पे तो हो जाएगा। बाद में आते हैं कंट्रोल के टाइप्स। ओके, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कंट्रोल के सिस्टम को इस्तेमाल करती है फॉर द पर्पज ऑफ उनका काम प्रॉपर करने के लिए, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। सो बेसिकली 3 टाइप है कंट्रोल के। पहला है फीडबैक कंट्रोल, हिस्टोरिकल और पोस्ट कंट्रोल। ओके, बाद में कॉन्करेंट कंट्रोल, और तीसरा है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, दैट इज प्रिडिक्टिव कंट्रोल। तो पहला टाइप देखेंगे हम फीडबैक कंट्रोल, जिसे हिस्टोरिकल या तो फिर पोस्ट कंट्रोल भी कहा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाए तो पूछा जा सकता है, ध्यान में रखो। फीडबैक कंट्रोल मींस चेकिंग द रिजल्ट आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड। एक बार आपका काम खत्म हो जाए, उसके बाद रिजल्ट्स को चेक करना, इसका ही मतलब क्या रहता है फीडबैक कंट्रोल। मैनेजर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट परफॉर्मेंस, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड्स एंड टेक अ करेक्टिव एक्शन फॉर द फ्यूचर। फीडबैक कंट्रोल में बेसिकली क्या हो जाता है, फीडबैक कंट्रोल में पास्ट परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन, पास्ट परफॉर्मेंस से क्या करेगा मैनेजर, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेगा, अगर कुछ डेविएशन आता है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेगा। सो इट इज कॉल्ड फीडबैक। बेसिकली फीडबैक कंट्रोल इज नथिंग बट द फीडबैक लेना। ओके, जो पास्ट वर्क किया है उसके उससे रिलेटेड क्या लेना, फीडबैक लेना। ये कौन लेता है, मैनेजर्स लेता है। और ये किसके लिए लिया जाता है, फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए लिया जाता है। सिंपल मीनिंग देखो इसका, वर्क इज कंप्लीटेड फर्स्ट, मतलब पहले काम खत्म होगा, फिर परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, फिर मिस्टेक आइडेंटिफाई हो जाएगी, और फिर इंप्रूवमेंट्स किया जाएगा फॉर द फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए, कि ऐसा फ्यूचर में ना हो। सो इसे हिस्टोरिकल कंट्रोल भी कहा जाता है, या तो फिर इसको पोस्ट कंट्रोल भी कहा जाता है, एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, सपोज स्कूल कंडक्ट्स एन एनुअल एग्जामिनेशन, साल में एक बार एग्जामिनेशन होती है स्कूल में। आफ्टर द रिजल्ट आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर, प्रिंसिपल एनालाइज। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद प्रिंसिपल क्या एनालिसिस करता है रे, पासिंग परसेंटेज को करता है, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है जिसमें सभी बच्चों को कम मार्क्स आए, मतलब वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। इफ मैथमेटिक रिजल्ट्स आर पुअर, तो सबके लिए मैथमेटिक्स सबको अच्छा नहीं जाता। सो अगर मैथमेटिक्स के रिजल्ट्स पुअर है, तो उसमें एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस में भी अरेंज इन द नेक्स्ट ईयर, तो वो क्या कर देते हैं नेक्स्ट ईयर और क्लासेस का एडिशन कर देते हैं। इसकी वजह से पास्ट परफॉर्मेंस हेल्प्स टू इम्प्रूव फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो इसकी वजह से क्या होता है, पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस की वजह से फ्यूचर परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव होने में मदद हो जाती है। और एक एग्जांपल के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। अ कंपनी रिव्यूज द लास्ट मंथ सेल्स रिपोर्ट, लास्ट मंथ का सेल्स रिपोर्ट कंपनी ने रिव्यू किया। अगर उनको लगा कि सेल्स बहुत कम है, तो मैनेजर क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा देंगे, या तो फिर सेल्स स्ट्रेटेजी चेंज कर देंगे नेक्स्ट मंथ की, सो दैट आपका सेल्स इंप्रूव होने में, सेल्स बढ़ने में मदद हो जाए। अभी इसका एडवांटेज क्या है रे, कि आपको हेल्प हो सकती है आइडेंटिफाई करने के लिए, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, आपका फ्यूचर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है इसमें। बाद में स्टैंडर्ड्स को इवेल्युएट करने के लिए, प्लान्स को इवेल्युएट करने के लिए मदद हो जाएगा, और ये लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट क्रिएट करता है, इट इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट। बट इसका एक डिसएडवांटेज या तो फिर लिमिटेशन ऐसा होता है कि ये कंट्रोल कब किया जाता है, जब काम पूरा खत्म हो जाए, या तो फिर लॉस हो जाए और मिस्टेक हो जाए, उसके बाद ये देखा जाता है। ये होने से पहले नहीं होता, मतलब कोई लॉस होता है तो फिर कोई मिस्टेक्स होती है,
या तो फिर कोई काम है वो कंप्लीट होने के बाद ये देखा जाता है ये कंट्रोल। इसके वजह से वो आइडेंटिफाई बाद में होती है, मिस्टेक्स होने के बाद, होने से पहले आइडेंटिफाई नहीं हो पाती ये प्रकार में। दूसरा आता है कॉन्करेंट कंट्रोल, जिसे रियल टाइम कंट्रोल कहा जाता है। इट मीन्स कंट्रोलिंग एक्टिविटी व्हाइल वर्क इज ऑनगोइंग। अभी ये फीडबैक कंट्रोल को आगे ना हो इसके लिए नया टाइप डाला है, दैट इज अ कॉन्करेंट कंट्रोल। जब काम चालू है तभी आपने कंट्रोलिंग एक्टिविटी उसके ऊपर बिठा देने का। सो दैट क्या होगा, प्रॉब्लम्स आर करेक्टेड इमीडिएटली बिफोर मेजर डैमेज ऑकर, डैमेज होने से पहले ही उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। सो इसे रियल टाइम कंट्रोल है, तो फिर स्टीयरिंग कंट्रोल भी कहा जाता है, एग्जाम में एमसीक्यू के लिए आ सकता है। इसका सिंपल मीनिंग देखो, पहले मॉनिटरिंग हैपन ड्यूरिंग वर्क, काम होते समय ही कोई तो भी मॉनिटर करेगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या तो फिर डैमेज हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और इसके वजह से सीरियस प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, अ ड्राइवर कंटिन्यूअसली एडजस्ट द स्टीयरिंग व्हील व्हाइल ड्राइविंग द कार। अगर ड्राइवर ड्राइव करते समय कंटिन्यूअसली व्हील को, स्टेयरिंग व्हील को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। इफ द कार मूव स्लाइटली ऑफ द रोड, ड्राइवर इमीडिएटली करेक्ट्स इट। अगर थोड़ा भी रोड के बाहर जा रही है कार, तो ड्राइवर उसको क्या कर सकता है, इमीडिएटली करेक्ट कर सकता है। दिस इज कॉन्करेंट कंट्रोल बिकॉज करेक्शन हैपेंस ड्यूरिंग द एक्टिविटी। इसी का कहते हैं कॉन्करेंट कंट्रोल कहते हैं। मतलब एक्टिविटी जब होती है तभी ये कंट्रोल क्या होता है, एस्टेब्लिश किया जाता है तुरंत। और एक एग्जांपल देखो, इन अ फैक्ट्री सुपरवाइज मॉनिटर वर्कर्स एंड मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होते समय ही सुपरवाइजर क्या करेगा रे, वर्कर्स और मशीन को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। इफ मशीन प्रोड्यूस डिफेक्टिव गुड्स इट करेक्टेड इमीडिएटली। अगर मशीन से कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो तुरंत उसी टाइम पे क्या हो जाएंगे, उसको करेक्ट किया जाएगा। इसका एडवांटेज होगा कि मेजर लॉस होने से पहले वो प्रिवेंट हो जाएगा। ओके, प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएंगे, इफिशियंसी एंड क्वालिटी इंप्रूव होगा प्रोडक्ट का, और टाइम एंड रिसोर्सेज भी सेव हो जाएगा। अब इसका एक लिमिटेशन है, इसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की रिक्वायर्ड है, इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी है, और ये कॉस्टली भी है, मतलब एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जरूरत है। एक सुपरवाइजर आपको कंटिन्यूसली वहां पे रखना ही पड़ेगा। बाद में तीसरा इसका आता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, दैट इज प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव कंट्रोल। कुछ चीज होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर देना। ओके, सो देखो, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम बिफोर दे हैपन। प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको क्या करना, कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, ये कहा पाता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इसमें क्या होता है, इट चेक्स द इनपुट एंड कंडीशन इन एडवांस टू अवॉइड द फ्यूचर एरर्स। जो भी इनपुट्स डाल रहे हैं आप और जो भी कंडीशन है वो एडवांस में ही चेक की जाती है, सो दैट आगे जाके फ्यूचर में एरर ना हो। इसका सिंपल मीनिंग देखो, प्रिडिक्ट पॉसिबल प्रॉब्लम, पहले प्रोडक्ट प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हो पहले प्रिडिक्ट कर लो। उसको, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले ही जो भी एक्शन प्लान है वो बना लो। और जो भी इनपुट्स आप दे रहे हो वो सारे करेक्ट है कि नहीं का अश्योर कर। ये सारी चीजों से आपको आने वाला जो भी अनसर्टेनिटी उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका मेन आइडिया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सबको पता है, इंग्लिश में बोलते हैं हमेशा। एग्जाम्पल देखो, अ कंपनी रेगुलरली सर्विस इट्स मशीन बिफोर दे ब्रेक डाउन, दिस इज कॉल्ड अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड इज एग्जाम्पल ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। देखो, कभी भी देखो ना, रेगुलरली जैसे हम टू व्हीलर के सर्विसिंग करते हैं या तो फिर कंपनी में जो मशीन का सर्विसिंग किया जाता है, ये क्यों किया जाता है रे, ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए। तो फिर गाड़ी का सर्विसिंग हम क्यों करते हैं रे, बिकॉज ये बीच में ना रुक जाए, ये स्मूथली चले। तो दिस इज व्हाट, इसे प्रिवेंटिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहा जाता है। यही एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द कंपनी गिव्स द अटेंडेंस रूल्स टू न्यू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द जॉइनिंग सो दैट एब्सेंटिज्म प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड लेटर। जो नए एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन करेंगे उनको अटेंडेंस रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अटेंडेंस के टाइम पे, ज्वाइनिंग के दिन पे ही बताए जाते, सो दैट उससे अटेंडेंस से रिलेटेड सारी चीजें उनको पता चल जाती है। इसकी वजह से एब्सेंटिज्म का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जा सकता है, होता है। तो इसके एडवांटेजेस देखो, ये फ्यूचर प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है, ब्रेकडाउन एंड लॉसेस को रिड्यूस करता है, रिपेयर कॉस्ट इससे सेव होती है, और स्मूथ फंक्शनिंग भी इससे इंप्रूव होता है। इसका लिमिटेशन ये है कि हम हमेशा ही फ्यूचर करेक्टली एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को उतने एक्यूरेसी के साथ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें इस केस में हो सकती है। ये तीनों टाइप का डिफरेंस बिटवीन मैंने दिया है वो एक बार अच्छे से पढ़ लो, और कंक्लूजन भी दिया है तीनों का, वो भी अच्छे से पढ़ लो, आपकी एग्जाम के लिए वो काम आएंगे। अभी मैं यहाँ पे इस स्टॉप कर रही हूँ मीटिंग, मीटिंग खत्म हो रही है, मैं दूसरा लिंक भेज रही हूँ, वो आप ज्वाइन कर लो।